जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आप सबको प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में आपके सिंधु सभ्यता जो है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका समय जो है, इसका समय 2300 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? 2300 ईसा पूर्व से इसका समय प्रमुख रूप से, देखिए बच्चों, इसका समय जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, सर्वमान्य मत है। और इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। देखिए, जिसको हड़प्पा सभ्यता हम कह रहे हैं, इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता ये पड़ा है। तो क्यों पड़ा है, ये आपको सबसे पहले जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन हैं, इनका समय क्या है, इसको नगरीय सभ्यता कहा गया है तो क्यों कहा गया है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और विश्व में इसकी प्रमुख देन क्या है। इतनी बातें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है नामकरण जो पड़ा है, इसका नामकरण बच्चों, इसका नाम पड़ा है तो क्यों पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। 7 प्रमुख नगर होने के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे पहला नगर जो है आपके हड़प्पा है, जिसके बारे में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जानकारी उपलब्ध कराया था कि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ध्यान रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में इससे जरूर प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका नाम हड़प्पा पड़ा है। हड़प्पा क्यों पड़ा है ये आपको देखना है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा नाम जो पड़ा है या सिंधु नाम पड़ा है, तो इसका नाम ये पड़ा है हड़प्पा या सिंधु। तो हड़प्पा इसलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहला उत्खनन स्थल ही था। भारत का सबसे प्राचीन नगर होने का गौरव इसको प्राप्त है, हड़प्पा को, ध्यान रखिएगा। और इसको सिंधु भी इसका नाम है, क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इसका अधिकांश उत्खनन स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम पड़ा है तो क्यों पड़ा है ये जानना है। नामकरण हो गया। अब आपको देखेंगे इसके जनक किसे माना जाता है। इसके जनक जो है बच्चों, जो माना गया है, भूमध्य सागरी लोगों को माना गया है। हड़प्पा सभ्यता के जनक जो है भूमध्य सागरी लोग हैं। भूमध्य सागरी जो है लोग इसके जनक माने गए हैं, लोग जिनको द्रविड़ भी कहा जाता है, द्रविड़, ये इसके जनक माने गए हैं, द्रविड़। ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे इसका समय क्या है। इसका समय जो है 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आप बीसी जानते होंगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी के पहले। तो इसका समय ये माना जाता है, निष्कर्षतः माना जाता है, कार्बन 14 द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था, ये ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार, ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के आकार में, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार जो है, और कितने में है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ये इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा, यह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। दूसरी बड़ी बात क्या है? सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता आप कह रहे हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता, इसकी विशेषता क्या है बच्चों? तो इसको विशेषता इसकी यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता है। ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये नगरीय सभ्यता है। यहाँ 7 प्रमुख नगर होने के साक्ष्य मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, चौहदड़ो, ये ध्यान रखिएगा।
तो यह एक नगरीय सभ्यता, इसका विस्तार नगर नियोजन प्रणाली, इसकी बहुत अद्भुत है। नगर नियोजन प्रणाली, नियोजन प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। और 7 प्रमुख नगर होने के साक्ष्य, आज के डेट में 7 प्रमुख नगर होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नगर होने के साक्ष्य होने के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रमाण मिलते हैं। नगर नियोजन प्रणाली जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दर्शाई गई हैं और जल निकास की उत्तम व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। नगर नियोजन प्रणाली जिसमें सड़कें समकोण पर काटती हुई दर्शाई गई हैं तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। जल निकास की उत्तम व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था, ये ध्यान रखिएगा। ये है, ये इसको नगरीय सभ्यता कहलाने का आधार बनता है। सोचिए, जो है आज जो नगरों में आपको दिखाई पड़ता है, उस समय यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं 4500-4600 वर्ष पहले ये सब था। कल्पना करिए आप कैसे ये सारी व्यवस्थाएं उस समय थी, जो है, और ये विशेषता होगी। उसके बाद विश्व में प्रमुख देन, प्रमुख देन क्या है, इन्होंने विश्व को दिया क्या है बच्चों, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है। तो विश्व में इनकी प्रमुख देन क्या है? कपास की खेती सर्वप्रथम किए और नदियों पर बांध बनाने की कला से लोगों को परिचित कराए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, परिचित कराए थे। ये विश्व में एक बहुत बड़ी देन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट क्या है? विनाश के कारण इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसका पतन क्यों हो गया बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसका विनाश क्यों हो गया, इसका पतन के कारण, विनाश के कारण। इतिहासकारों ने अलग अलग बातें बताया है, लेकिन निष्कर्षतः ये कहा जाता है कि जलवायु में परिवर्तन होना ये सबसे प्रमुख कारण था, ये ध्यान रखिएगा। विनाश के कारण जलवायु में परिवर्तन होना, जलवायु में परिवर्तन ये विनाश का सबसे बड़ा कारण माना गया है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। परिवर्तन, ये परिवर्तन सबसे प्रमुख कारण माना गया है। इसके अलावा इतिहासकार कहते हैं बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, संक्रामक बीमारियां फैल गई थी, आर्यों के आक्रमण हो गए थे, बहुत से कारण बताया गया है, लेकिन निष्कर्षतः जो माना जाता है जलवायु में परिवर्तन होना। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो जाने पर बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, और बाढ़ आने पर बीमारियां, संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया, जलवायु में परिवर्तन होना ये सबसे प्रमुख कारण माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जो है जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता है, 7 प्रमुख नगर होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन कौन से नगरों से क्या साक्ष्य मिला है, ये आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, जो है सामाजिक व्यवस्था क्या था, जो है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था जो है मात्र सत्तात्मक समाज था। ध्यान रखिएगा, मात्र सत्तात्मक समाज, मात्र सत्तात्मक
समाज। ये इसकी विशेषता थी। मात्र सत्तात्मक समाज यानी कि परिवार की मुखिया महिला ही होती थी। ये ध्यान रखिएगा, परिवार की मुखिया महिला ही होती। मात्र सत्तात्मक समाज जो है परिवार के मुखिया महिला ही होती थी, महिला ही होती थी। ये ध्यान रखिएगा, ये मात्र सत्तात्मक समाज की विशेषता थी। संयुक्त परिवार प्रथा था, ये ध्यान रखिएगा, यह है संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परिवार प्रथा का प्रचलन था। ये ध्यान रखिएगा, जो है ये बात क्लियर हो गई। अब आपको देखेंगे यहाँ पर कि सामाजिक व्यवस्था होगी। आर्थिक व्यवस्था क्या थी? अर्थव्यवस्था के जीविकोपार्जन का आधार क्या था, ये क्या करते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था बच्चों? तो अर्थव्यवस्था का आधार था आपके कृषि, सबसे प्रमुख कृषि, पशुपालन तथा जो है व्यापार। मात्रा में आपको ध्यान रखिएगा, जो है लोथल जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, वहां से ईरान के साथ, फारस के साथ व्यापार होता था। ये प्रमाण मिलता है। लोथल भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है आपके कृषि था, द्वितीय का आधार पशुपालन था और व्यापार तृतीय का आधार था अर्थव्यवस्था का। बड़े पैमाने पर लोग खेती करते थे, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन करते थे और व्यवस्थित जीवन यापन करते थे। पशुओं को अधिक संख्या में पालतू बना करके उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करते थे। कृषि कार्य में, सामान ढोने में, उनके मांस, चमड़ा, दूध, दही सब कुछ उनके लिए पशु जो है उनके लिए उपयोगी था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था क्या था? शासन व्यवस्था जो है राजतंत्र था, राजतंत्र था। राजा धर्म का, न्याय का, शासन का प्रमुख होता था। ये ध्यान रखिएगा, राजतंत्र था जो है कबीले का प्रमुख, जो है कबीले का प्रमुख राजा होता था जो धर्म, न्याय तथा शासन का प्रमुख होता था, शासन का प्रमुख होता था। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख होता था। इतनी बात ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे शासन व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में क्या था? ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। कोई मंदिर नहीं था, कोई देव देवता नहीं थे। सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, अग्नि की, नदी की पूजा की जाती थी। तो जो है धार्मिक व्यवस्था में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, नदी आदि जो है कि ये पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, आदि प्राकृतिक शक्तियों। जानवरों जो है, जानवरों में आपके वृषभ, नंदी बैल, ध्यान रखिएगा बच्चों, नंदी बैल। और जानवरों में वृषभ, नंदी बैल। और वृक्षों में पीपल वृक्ष के बच्चों, ध्यान रखिएगा, वृक्षों में पीपल की पूजा। ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, और अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि एक प्रश्न निश्चित ही आता है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्टोरी के, जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। खुदाई से जो कुछ मिला हुआ है उसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा
जो है सारी, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखिएगा कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि इस काल के अंतर्गत लिखा तो गया है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन वो अपठनीय है। और अपठनीय है क्योंकि उनकी भाषा लिपि जो है चित्रात्मक है, चित्रों के माध्यम से लिखा गया है। किस चित्र का मतलब क्या है, आज तो कोई इतिहासकार सफलतापूर्वक पढ़ ही नहीं पाया। इसलिए जो है यहां हम पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करते हैं, खुदाई से जो कुछ मिला है, औजार, मूर्तियां, खिलौने, मुद्राएं, शिलालेख आदि से अनुमान लगाते हैं कैसा हुआ होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आदि ऐतिहासिक कालखंड तक इसको पढ़ते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, ये पता चलता है। ठीक है। हाँ, अपवाद स्वरूप जो है आपके नारी की प्रतिमा, नारी की पूजा तथा पशुपति शिव को कहा गया है योगी या शिव। पशुपति की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं, करने के प्रमाण, ये ध्यान रखिएगा, करने के प्रमाण मिले हैं, ये मिलते हैं। ये अपवाद है, ये अपवाद के रूप में है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है। तो आप यहां पर देखें, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसको शासन व्यवस्था कहा जाता है, और धार्मिक व्यवस्था के बारे में आपको ही बताया गया, जो आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि इस काल में किसकी पूजा होती थी, तो प्राकृतिक शक्तियों की होती थी। सबसे जो है आपके सबसे प्रसिद्ध जो जानवर थे जो पूजा की जाती थी, नंदी बैल, ध्यान रखिएगा। और जो है पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। इसके अलावा नाग की भी पूजा करने की भी प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो आगे चलते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो हम आगे चलें। चलिए आइए देखें, जो है देखिए, अब हम लोग को यहां पर देखना है जो है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल कौन कौन से हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख उत्खनन स्थल, प्रमुख उत्खनन स्थल, ये आपको देखना है, प्रमुख उत्खनन स्थल, ये ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये स्थल है, स्थान, ये स्थान हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके स्थिति कहां पर है, स्थिति, ये ध्यान रखिएगा, स्थान हो गया, ये स्थिति हो गई। स्थिति कहां पर इसकी सिचुएशन है, इसमें ये कहां पर स्थित है, उत्खनन कर नदी, किस नदी के तट पर है, नदी। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर यह है उत्खननकर्ता, और यह है प्रमुख साक्ष्य, प्रमाण जो आपको मिला है। यहां से परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नदी, चलिए ये आपके लिए क्लियर हो गया, ये सारी बातें आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, आइए स्थान, स्थिति, नदी, उत्खननकर्ता और प्रमुख साक्ष्य, प्रमाण, कहां से क्या मिला है। तो जो है हम आपको बता रहे हैं हड़प्पा, ये हड़प्पा भारत का सबसे प्राचीन नगर होने के गौरव इसको प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। और इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही जानकारी प्राप्त हुई थी। और ध्यान रखिएगा, यह जानकारी जो दिए थे आपको बता रहे हैं, हड़प्पा है कहां, आपके पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो है मोंटगोमरी जिला,
ये ध्यान रखिएगा, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिसको साहिवाल कहा जाता है, साहिवाल जिला में, साहिवाल जिला में ये है। ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थिति। और नदी है रावी, रावी नदी के तट पर। और इसके उत्खनन करता है, आप ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने जानकारी उपलब्ध कराया था, दयाराम साहनी। और इन्होंने जो जानकारी दिया था, ये ध्यान रखिएगा 1921 ईस्वी में जानकारी दिया था। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आप देखेंगे, श्रमिक आवास, मजदूर रहते थे, श्रमिक आवास जो है, ये ध्यान रखिएगा, श्रमिक आवास हो गया, आवास, गेहूं तथा जौ के दाने। उसके बाद आप यहां पर गेहूं, जौ के दाने, स्नानागार यहां से नहीं प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। यहां से अन्नागार, कोठार, अन्नागार, गोदाम जो है, जिसको कहा जाता है सबसे बड़ा जो है इमारत थी अन्नागार, ये ध्यान रखिएगा। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां से प्रमुख रूप से जो साक्ष्य मिले हैं अन्नागार के, जो है बहुत बड़ी इमारत, बिल्डिंग था जहां पर रखा जाता था अनार। ये आपको ये जानकारी के लिए ये जानना है, श्रमिक आवास, गेहूं तथा जौ के दाने, अन्नागार और कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ये ध्यान रखिएगा, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। कम से कम इतना ये परीक्षा में आया हुआ है। बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में तो आना ही आना है, क्योंकि बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीजें आपको देखना है। दूसरा है आपके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है, अर्थ इसका क्या होता है, मृतकों का टीला। कभी कभी इसकी मीनिंग पूछा जाता है, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है, मृतकों का टीला इसका अर्थ है। और ये कहाँ है, आप ध्यान रखिएगा, पंजाब के सिंध प्रांत में, सॉरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के लरकाना जिला, लरकाना जिला में, लरकाना जिला में स्थित है। और नदी कौन है, सिंध नदी, सिंध नदी है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जानकारी दी है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने जानकारी दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये 1921 में जानकारी दिए थे और ये 1922 में जानकारी दे रहे हैं। राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी को कहा जाता है। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है आप देखेंगे, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार, अन्नागार, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया यह है फैलने के प्रमाण, फैलने के प्रमाण, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख रूप से मलेरिया ये मिलता है कि यहाँ पर फैला हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो है हाथी के कपाल खंड, कपाल खंड, खोपड़ी जो है यहाँ से प्राप्त होता है। ये आपके जो है वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हाथी के कपाल खंड कहाँ से मिले हैं, मलेरिया फैलने के साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लोथल, लोथल बच्चों ये ध्यान रखिएगा जो है गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद में, ये ध्यान रखिएगा। और ये नदी है भोगवा, भोगवा नदी है बच्चों। और इसके बारे में जानकारी दिए हैं एस.आर. राव, एस.आर. जो है राव महोदय, राव महोदय, ये ध्यान रखिएगा, एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में इन्होंने जानकारी दिया था, 54 में। और ये क्या प्रमाण मिला है यहाँ पर आप देखेंगे जो है प्राचीन बंदरगाह, सबसे बंदरगाह
बंदरगाह जो है गोदीवाड़ा जिसको कहा जाता है, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, ये ध्यान रखिएगा। डॉकयार्ड इसको कहा गया है, बंदरगाह मिला है, युगल समाधि, डेड बॉडी दफनाई गई है, एक साथ जो है महिला पुरुष को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और धान के भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, भूसी, धान के भूसी। और इसके अलावा जो है आप प्रमुख रूप से यहाँ पर आप देखेंगे कि खिलौने, प्रशासनिक भवन यह है, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये आपके युग जो है बंदरगाह जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये कि इस भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह था और ईरान से फारस का व्यापार होता था इसी बंदरगाह से। ठीक है, चलिए आगे देखें। कालीबंगा बच्चों, कालीबंगा ये कहाँ है? कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिसको हनुमानगढ़ कहा जाता है, हनुमानगढ़ जिला, ये ध्यान रखिएगा। और ये नदी है आपके कौन सी जो है सरस्वती तथा घग्घर, ये नदी है। और इसके बारे में जो जानकारी दिए हैं ये ध्यान रखिएगा आपके ब्रिजवासी लाल, ये इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ब्रिजवासी लाल ने जानकारी दिया था 1961 में, ये जानकारी दी है। और यहां से काले रंग की, कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, ये ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखेंगे काले रंग की चूड़ियां, बेंगल, काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रमुख रूप से यहां से जो साक्ष्य मिले हैं काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आप देखिए जो प्रमुख रूप से साक्ष्य मिले हैं यहां से आप देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है यहां पर नेक्स्ट जो देखना है कालीबंगा हो गया, इसके बाद देखेंगे हम लोग आलमगीर नगर। और ये कहाँ है? मेरठ, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। नदी है हिंडन नदी, ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी। और इसके बारे में जानकारी जो प्रदान किए हैं ये ध्यान रखिएगा, वो हैं आपके कौन से? यज्ञदत्त शर्मा ने जानकारी दिया था, यज्ञदत्त शर्मा जानकारी दिए हैं। और यहां से जो साक्ष्य मिलता है आप देखेंगे प्रमुख रूप से हवन कुंड मिलता है, हवन कुंड। मिट्टी के खिलौने जिसको मृदभांड कहा जाता है, खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले हैं अधिक जो है आपके मिट्टी के खिलौने यहां से जो प्राप्त होते हैं, मिट्टी के खिलौने। हवन कुंड, मृदभांड, ये ध्यान रखिएगा क्या है? खिलौने आदि यहां से जो प्राप्त होते हैं इस चीज को आपको देखना है। नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं
धौलावीरा ये आपके कहाँ पे है? गुजरात, गुजरात के भड़ौच जिला में, गुजरात के भड़ौच जिला में है ये, भड़ौच जिला, गुजरात के भड़ौच जिला। और इस जो है नदी है कौन? मनहर, मनहर नदी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जानकारी कौन दे रहे हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र, ये ध्यान रखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट, बिष्ट तथा जगपति जोशी, जगपति जोशी, जो दो लोग हैं बच्चों, जोशी। और यहां से जो साक्ष्य मिला है, प्रमाण जो यहां से मिला है, आप देखेंगे जलाशय, तालाब, जलाशय, स्टेडियम, खेल के मैदान, सूचना पट, ब्लैक बोर्ड, सूचना पट, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें यहां से आपको प्राप्त हो रही हैं। और ये भारत का सबसे नवीनतम नगर है, सबसे, ध्यान रखिएगा, नवीनतम, नवीनतम उत्खनन स्थल, उत्खनन स्थल है। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह, क्योंकि इसमें 1991 में उत्खनन कार्य हुआ था, उत्खनन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन उत्खनन स्थल कौन सा है और सबसे नवीन उत्खनन स्थल कौन सा है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। ये प्रमुख रूप से आपसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं इस पर, ठीक है। बोलिए, चलिए एक और देख लीजिए, चहुदड़ो, चहुदड़ो, चहुदड़ो ये आपके पाकिस्तान के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत के जो है चहुदड़ो क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा कि चहुदड़ो में है, ये सिंध प्रांत के चहुदड़ो में, चहुदड़ो में ये स्थित है। और जो है यहां पर आप देखेंगे नदी जो यहां बह रही है, सिंध नदी, सिंध नदी है, सिंध नदी के तट पर ये बह रहा है, ये स्थित है। और यहां पर आप देखेंगे जो जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने जानकारी दिया था, मजूमदार जानकारी दे रहे हैं। और 1931 ईस्वी की बात है, 31 में इन्होंने जानकारी दिया था। और यहां से जो प्राप्त हुआ है, प्रमाण प्राप्त हुआ है, यह है प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन जो है सामग्री, प्रसाधन सामग्री, इसे लिपस्टिक यहां से मिला है, लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि, ये ध्यान रखिएगा, प्रसाधन सामग्री प्राप्त हो रही है। और यहां से जो है विशेष रूप से आपके खिलौने यहां से भी प्राप्त हो रहे हैं, जो है खिलौने, इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक नगर था ये ध्यान रखिएगा, औद्योगिक नगर, खिलौने, ये औद्योगिक नगर था, औद्योगिक नगर, ये ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप से ये औद्योगिक नगर था, औद्योगिक क्षेत्र, क्षेत्र ये प्रमुख रूप से था। ये प्रश्न आता है, तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किए जा सकते हैं और इसको जानना है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है कि इसमें अपवाद जो है, सैंधव सभ्यता तो पूरी फैली हुई थी, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी। लेकिन आपको यहां पर देखना है कि सैंधव सभ्यता का जो विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, ये कहां से कहां तक पूरी रूप से फैला था। आपके परीक्षाओं में बीपीएससी में इससे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए देखिए, चलते हैं आगे। यह है देखिए, ये प्रमुख रूप से आप यहां पर देखेंगे कि इसका जो विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार,
विस्तार जो है त्रिभुज के आकार में, त्रिभुज के आकार में, त्रिभुज के आकार में जो विस्तार था, ये ध्यान रखिएगा, आपको कहां से कहां तक था आप देखेंगे यहां से, ये सैंधोस सभ्यता का उत्तरी सीमा है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपके सैंधोस सभ्यता का क्षेत्र है। और जो है जो विस्तार था नॉर्थ से साउथ तक जो विस्तार था, ये आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक जो विस्तार था ये 1400 वर्ग किलोमीटर में था, 1400 वर्ग किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक जो विस्तार था बच्चों, ये आप देखेंगे 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में था। ये विस्तार था, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको जानना है कि सैंधोस सभ्यता का विस्तार ईस्ट से वेस्ट तक कहां तक था। और इसको उत्तरी सीमा जो थी, उत्तरी सीमा ये मांडा था जम्मू में, जम्मू में मांडा है। और नदी कौन थी? चिनाब नदी, चिनाब नदी है, चिनाब नदी के तट पर है। ये आपसे पूछा जा सकता है सैंधोस सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है किस नदी के तट पर था? चिनाब नदी। और दक्षिणी सीमा जो था आपके दैमाबाद, ये ध्यान रखिएगा, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और नदी कौन सी है? प्रवरा, जिसको गोदावरी भी कहा जाता है, गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी है। और पूर्वी सीमा जो है आपको ध्यान रखिएगा, यहां जो है पूर्वी सीमा आलमगीर नगर, आलमगीर नगर, आलमगीर नगर कहां है बच्चों? आपके मेरठ में है आलमगीर नगर, ये आपके मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर है ये नदी है, आपको ध्यान रखिए, आलमगीर नगर, हिंडन नदी है। पश्चिमी सीमा जो है सुत कागेडोर, ये बच्चों आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, सुत कागेडोर ये कहां है? ये आपके पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सुत कागेडोर। और नदी कौन सी है? नदी है आपके दास्क नदी, दास्क नदी के तट पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये सुत कागेडोर मकराना तट पर, ये पूर्वी पश्चिमी और ये आपकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा इस तरह से है, ये त्रिभुज के आकार में ऐसे फैला था। तो ये सैंधोस सभ्यता का विस्तार बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, यह है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिगर डायग्राम बहुत जरूरी है कि पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी सीमा कौन सी थी और किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे चलते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग को देखना है कि जो है सैंधोस सभ्यता जो प्रमुख रूप से आप यहां देखेंगे, इसके अपवाद, कुछ अपवाद थे, एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? जैसे आपकी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से जो है मूर्ति पूजा के प्रमाण, मूर्ति पूजा के प्रमाण ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। एक्सेप्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण आप देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा से लकड़ी, जिसको बांस कहा जाता है, बांस, यह है लकड़ी के नाली बने होने के प्रमाण, होने के प्रमाण मिले हैं। ये प्रमाणित एक्सेप्शन है। तीसरा जो है लोथल के मकान के मुख्य दरवाजे, मुख्य दरवाजे जो है सड़कों की ओर होते थे, की ओर होना, ये अपवाद है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अन्य सभी स्थानों से मकान के मुख्य दरवाजे जो है किधर हैं? गलियों की तरफ है, ये एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा एक्सेप्शन आपको देखना है धौलावीरा, धौलावीरा जिसको कह रहे हैं, धौलावीरा जो है एकमात्र 3 भागों में
3 भागों में विभाजित नगर था और सभी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा जितने हैं 6, वो सभी 2 भागों में विभाजित थे, या तो पूर्वी या पश्चिमी भाग। यहाँ क्या था, पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य 3 भागों में विभाजित था। ये ध्यान रखिएगा, 3 भागों में विभाजित नगर था और सभी केवल 2 भागों में। ठीक है, तो इतने आपके जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो है बातें थी जो बताई गई, और जो है उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही हम लोग जो है थोड़ा वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, इसलिए आप जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है, उसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए देखिए, यह है वैदिक सभ्यता। अब हमको पढ़ना है वैदिक सभ्यता, बच्चों हम लोग को पढ़ना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता इसको कहा जाता है, आर्य सभ्यता, ये ध्यान रखिएगा, आर्य सभ्यता। अब यहाँ पर हम लोग को ये सबसे बड़ी बात क्या है जानना कि जो है इसका वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे। जनक, इसके जनक जो है पिता, ये आर्य लोग थे। आर्य और आर्य थे, और ये कौन थे, मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी, मध्य एशिया के निवासी, जिसको ईरान कहा गया है। ईरान, मध्य एशिया के निवासी, ईरान, ये ध्यान रखिएगा, ईरान के निवासी थे, और सिंधु सभ्यता की पतन के बाद ये भारत आ गए, ये ध्यान रखिएगा। और जो है इसका समय क्या है, इसका समय है 1500 से लेकर के बच्चों आपके 600 ईसा पूर्व, इसका समय है, इसका समय 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। विस्तार जो है इसका आप देखेंगे, विस्तार जो है पंजाब से लेकर के, पंजाब से दिल्ली तक फैले थे, दिल्ली तक ये पूरा फैला हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व में देन है, इन्होंने विश्व में दिया क्या है, विश्व में जो है प्रमुख देन क्या है इनकी, आप देखेंगे विश्व में इनकी प्रमुख देन जो है सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद से जो है अवगत कराना, क्योंकि ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। इसी के समकालीन ईरान का ग्रंथ माना जाता है जीदेवेस्ता, ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से अवगत कराना, और ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी विशेषता में आप देखेंगे, विशेषता जो है ये ग्रामीण सभ्यता होना, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता होना इसकी प्रमुख विशेषता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि गांव का परिवेश था पूरी तरह से, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता इसको नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस काल में वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। आर्यों के प्रयास से वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, ये सब इसी काल में लिखे गए थे, इसीलिए इसको वैदिक साहित्य कहा गया है। इसके जनक निर्माता आर्य लोग थे, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम बताएंगे कि इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो है इसको 2 भागों में जो विभाजित किया गया है, इस पर बात होगी। वैदिक सभ्यता को जो है पूर्व वैदिक तथा जो है उत्तर वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक तथा उत्तर वैदिक सभ्यता में जो है विभाजन हुआ है। इसका विभाजन इसका होता है, ध्यान रखिएगा। और क्यों होता है इस पर आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो है अनेक प्रकार के बदलाव के आधार पर, अनेक प्रकार के बदलाव, विभाजन जो है बदलाव के आधार पर, बदलाव होने के कारण ये जो हुआ है, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। और जो है आपको देखना ये है कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप आगे समझाते हैं, ठीक है।
आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं ये पूर्व वैदिक सभ्यता है। पूर्व वैदिक क्या है? पूर्व वैदिक। और ये है उत्तर वैदिक, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, ये आपको विभाजित कर दिया गया। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, ये हो गया, ये ध्यान रखिए, पूर्व वैदिक सभ्यता, ये उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर देखना है इसका जो समय माना गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता का इसका समय जो है आपको जो माना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये समय, इसका समय जो माना जाता है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इसका समय माना गया है। और इसका समय जो माना गया है 1000 से आपके 600 ईसा पूर्व, इसका समय माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है, इसको ऋग वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता, इसको ऋग वैदिक सभ्यता भी नाम कहा जाता है। और इसका जो है, इसको लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लौह युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता जो है भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। इस काल में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था, महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी, महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो गए थे, धीरे धीरे समाप्त हो गए, ये ध्यान रखिएगा। हो गए, ये ध्यान रखिएगा, ये इन्हीं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ गए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, आप देखेंगे जो है प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद की रचना इस काल में होती है। ग्रंथ ऋग्वेद की रचना इस काल में ऋग्वेद की रचना हो रही है। जबकि यहां पर आप देखेंगे जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यहां पर ही हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इस काल में ये आपको लिखे गए, यहां केवल ऋग्वेद की रचना हो रही है। और समाज धर्म में कोई बुराई नहीं था, सब अच्छा ही था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। विद्वान महिलाओं के नाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो है अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा नामक विदुषी महिलाएं थी, महिलाएं, ठीक है। महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार छीन लिए गए। शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध, ये प्रतिबंध लग गया, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध लग गया, इसलिए महिलाएं चारदीवारी में पर्दे के अंदर हो गई।
और समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां, दोष आ गए। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, देखिए अब यहां पर देखना है कि महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे छीन लिए गए और जो है उनके पर्दा प्रथा को, समाज में कोई बुराई नहीं थी। यहां पर लिखेंगे पूर्व वैदिक में समाज तथा धर्म में कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, नहीं था। और इसमें क्या लिखेंगे, जो है अनेक प्रकार के बुराइयां प्रचलित हो गई थी। जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जो है जाति प्रथा आदि। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बुराइयां यहीं पर आई है, उत्तर वैदिक काल में आई। पूर्व वैदिक काल में कोई बुराई नहीं थी, सब अच्छा था। और जो है शासन की गतिविधियों को राजा के सहयोग के लिए, ये ध्यान रखिएगा, सहयोग के लिए विदत सभा समिति नामक संस्थाएं कार्य करती थी। ये ध्यान रखिएगा, कार्य करती थी। यहां पर क्या है, विदत का प्रचलन बंद हो गया था, बंद हो गया। सभा तथा समिति के सदस्य अब महिलाएं नहीं होती थी। ये ध्यान रखिएगा, महिलाएं नहीं होती थी। ये सामाजिक और धार्मिक दोष जो है प्रचलित हो गया उत्तर वैदिक काल में। जो है ये चीजें आपको ये जानना है कि समाज में पूर्व वैदिक काल में कितनी अच्छाइयां थी, उत्तर वैदिक काल में कितनी बुराई आ गई। अर्थव्यवस्था का आपको देखना है, जो है अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार यहां पर क्या था, पशुपालन और द्वितीयक जो है कृषि था। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या आ गया, जो है प्रमुख आधार। जब लोहे के बारे में जानकारी होगी तो अनेक प्रकार के कृषि यंत्र लोहे से बने और कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई। कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार फिर हो गया। प्रमुख आधार कृषि तथा पशुपालन जो है उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के आधार थे, अर्थव्यवस्था के आधार थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, चेंजिंग जो हो रहा है इसको जानना है, ठीक है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे कि प्रतापी देवता, प्रसिद्ध देवता जो है इंद्र और प्रजापति
इस काल में प्रजापति सबसे प्रतापी देवता हो गए, सबसे प्रतापी। हो गए थे, सबसे प्रतापी। ध्यान रखिएगा, प्रजापति सबसे प्रतापी हो गए, प्रतापी हो गए। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज को आपको जानना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो है खुद आप देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक सभ्यता कितनी अच्छी थी, उत्तर वैदिक सभ्यता में कितने दोष बुराई आ गए। तो जो है इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपसे जो है परीक्षाओं में प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो चेंजिंग हो रहा है पूर्व वैदिक में, देखिए सबसे प्रतापी देवता पूर्व वैदिक में इंद्र थे और दूसरा स्थान प्रजापति का था, यहां बदल गया, प्रजापति सबसे प्रतापी हो गए और इंद्र का स्थान दूसरा हो गया। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन जो है आपके प्रमुख आधार था कृषि का जो है, और कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, कृषि द्वितीयक आधार था, और यहाँ उत्तर वैदिक काल में चेंज हो गया, कृषि प्रमुख आधार हो गया और पशुपालन द्वितीयक हो गया। व्यापार तो सीमित मात्रा में होता था, पशु विनिमय के माध्यम से होता था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जानना जरूरी है, आपसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और उम्मीद है कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि ये आपके जो है जो बताया गया है इसमें से प्रीवियस परीक्षाओं में ये प्रश्न इससे जरूर आए हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, धन्यवाद। सेव कर लीजिए इसको, आप लोग जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना जल्दी हो, स्क्रीनशॉट आप ले लें, देखिए। चलिए।